हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस बेबर में। तो आज हम बात करेंगे यूपीएसआई से संबंधित मूल विधि की। और सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करेंगे। ये रोजगार वेतन के आदरणीय राम सर की पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ है। इसमें चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसे याद भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस की बात करेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय न्याय सहायता एवं भारतीय न्याय सुरक्षा सहायता। इसे बोलते हैं वीएनएस, इसे बोलते हैं वीएनएसएस। क्या बोलते हैं? वीएनएसएस। अब हम बात करेंगे महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों के संरक्षण के देने संबंधी विधिक प्रावधान। ठीक है। यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार हो, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आयकर अधिनियम। आगे हम बात करेंगे भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भूमि राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। टॉपिक 1 की मैं बात करूंगा तो उससे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आरटीआई क्या है, अधिकार क्या है, कैसा अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19(1) में बताया गया के अंतर्गत अव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आरटीआई क्यों? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी विभागों का कार्य पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के कामकाज में पारदर्शिता है, इसीलिए आरटीआई लागू किया था। आरटीआई का इतिहास क्या रहा है? तो आरटीआई का इतिहास की अगर मैं बात करूँगी तो विश्व एवं भारत में सबसे पहले आरटीआई का प्रयोग किया गया था स्वीडन में। 1766 में स्वीडन में आरटीआई का प्रयोग किया था। इसका जन्मस्थान स्वीडन ही है। भारत में आरटीआई का सर्वप्रथम मांग राजस्थान में हुई। कौन सा राज्य जिसने आरटीआई कानूनी मान्यता प्रदान की थी? नंबर 1 तमिलनाडु और नंबर 2 गोवा। सबसे पहले तमिलनाडु में कानूनी मान्यता प्रदान हुई, इसके बाद गोवा में। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले 1990 के दशक में एमकेएसएस, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसे बोलते हैं एमकेएसएस, मामले में आरटीआई का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। हम इसमें धारा की बात करेंगे, धारा की सेक्शन की बात करेंगे। तो सेक्शन 1 में क्या बताया गया है, धारा 1 में क्या बताया गया है? तो इसका धारा 1 में सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार और प्रारंभ। इसे जब पारित किया गया था अधिनियम में 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया था। 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया था आरटीआई, और इसे लागू प्रदत्त 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। लागू 2005 में कर दिया गया था। इसका विस्तार प्रारंभ में संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। और इसके अध्याय इसमें अध्याय की अगर मैं बात करूं तो 6 अध्याय हैं और कुल धाराएं जो हैं सूचना और उसमें क्या नाम, कुल धाराएं जो हैं वो 31 हैं। क्या है? 31 धाराएं। सेक्शन 2 की बात करेंगे तो सेक्शन 2 में, धारा 2 में परिभाषाएं की बात की गई है, डेफिनेशंस की बात की गई है। तो सबसे पहले सेक्शन 2(1) में बात करेंगे। 2(1) में बात करेंगे तो समुचित सरकार यानी कि जो सरकार जो सेक्शन 2(a) में बताया गया है कि विधि द्वारा स्थापित या गठित सरकार, मतलब विधि या कानून के द्वारा स्थापित गठित सरकार। हम बात करेंगे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 2(a) में आएगा। बात करेंगे सेक्शन 2(e) में क्या है? सक्षम प्राधिकरण। सेक्शन 2(e) में क्या है? सक्षम प्राधिकरण। सक्षम प्राधिकरण सेक्शन 2(e) में है। 2(e) में लोकसभा और विधानसभा के मामला की जांच कौन, लोकसभा और विधानसभा के मामले में कौन होता है? अध्यक्ष होता है। राज्यसभा और विधान परिषद के मामले में सभापति होता है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। हाई कोर्ट के मामले में आरटीआई कौन जारी करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और ट्रिब्यूनल प्राधिकरण में मामले में केंद्र राष्ट्रपति
और राज्य राज्यपाल और यूटी में प्रशासक। 2F में सेक्शन 2F में बताया गया है, धारा 2F में बताया गया है कि सूचना इंफॉर्मेशन की परिभाषा, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव सुरक्षित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित कर सकते हैं सूचना को। तो अब हम बात करेंगे सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सूचना के अंतर्गत क्या आता है, दस्तावेज आते हैं, कोई ज्ञापन दे वो आता है, ईमेल आती है, मत ओपिनियन आते हैं, सलाह आती है, एडवाइस, प्रेस विज्ञप्ति आती है, परिपत्र सर्कुलर आता है, आदेश ऑर्डर आता है, लॉग बुक आता है, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ठेका आता है, रिपोर्ट आती है। उसके बाद हम बात करेंगे मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स आंकड़े, मॉडल्स आते हैं, डेटा आता है, आंकड़े आते हैं, प्राइवेट कंपनी का डाटा भी सूचना में आता है, जो सरकारी विभाग में अधिकारी या के अंतर्गत कार्य कर रही हो वो आता है। बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि सेक्शन 2H में बताया कि सेक्शन 2H में क्या है, पब्लिक अथॉरिटी है, लोक प्राधिकरण बोलते हैं इसे, लोक पब्लिक अथॉरिटी। कौन कौन पब्लिक अथॉरिटी है, कौन कौन पब्लिक अथॉरिटी होती है, अधिकारी पब्लिक अथॉरिटी है, निकाय या बॉडी कोई पब्लिक अथॉरिटी है, संख्या पब्लिक अथॉरिटी है, एनजीओ गैर सरकारी संस्था ये भी पब्लिक अथॉरिटी है। ये तीनों तभी पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी जब संसद, संविधान, विधानमंडल या समुचित सरकार इसका गठन करे और नियुक्त करे। हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नोट्स में, एनजीओ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, तभी ये क्या है, लोक प्राधिकरण है, पब्लिक अथॉरिटी है। सेक्शन 2J में बताया गया है, सेक्शन 2J धारा 2J में बताया गया है सूचना का अधिकार की परिभाषाएं। आरटीआई क्या है, आरटीआई वह अधिकार है जो इस एक्ट के अंतर्गत किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है और इसमें शामिल है, जैसे शामिल कहा गया इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स, नोट, टिप्पण, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स के सैंपल सर्टिफिकेट, सैंपल नमूना होना चाहिए, फ्लॉपी, वीडियो कैसेट, टैप, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आदि, ये सब आरटीआई के अधिकार जो एक्ट के अंतर्गत आते हैं पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, आरटीआई सभी नागरिकों सिटीजन्स को प्राप्त है। सेक्शन 3 में बताया गया है कि आरटीआई जो होती है वो सभी नागरिकों को प्राप्त है। क्या कोई भी आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांग सकता है? नहीं। क्या कोई भी आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांग सकता है? नहीं। केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए, सही है, विदेशी नागरिक सूचना नहीं मांग सकते, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 4 में ऑब्लिगेशंस ऑफ अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकरण की बाध्यताएं, कर्तव्य। अब बात कर सेक्शन 4 में लोक प्राधिकरण की बाध्यताएं और कर्तव्य। सेक्शन 4 में लोक प्राधिकरण की बाध्यताएं कर्तव्य हैं आते हैं। डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 4 में डॉक्यूमेंट्स जानकारी सूचना को सुव्यवस्थित करें जिससे जब भी जानकारी मांगी जाए तो तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव कर रखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम लेक्चर 3 की बात करेंगे। तो सेक्शन 5 में सर ने बताया था, सेक्शन 5 में सर ने बताया लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, लोक डिजाइनिंग ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि लोक प्राधिकरण पीए सूचना देने के लिए अपने अधीन कार्यालयों में तैनात करेंगे। लोक प्राधिकरण सूचना देने के लिए अपने अधीन कार्यालयों में तैनात करेंगे। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ, ये केंद्र का सीपीआईओ होता है, सीपीआईओ सेंट्रल केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, और ये राज्य लोक सूचना अधिकारी होता है एसपीआईओ, ठीक है ना। पब्लिक अथॉरिटी जो होती है, कितने सीपीआईओ या एसपीआईओ किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में तैनात किए जा सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है, संख्या नहीं है,
जितनी ज़रूरत हो उतने अधिकारी तैनात किए जा सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्शन 6 इसमें आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन। आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन है तो सेक्शन 6 में है। सेक्शन 6 में आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन किस आर्टिकल में है तो सेक्शन 6 में है। सॉरी किस सेक्शन में है तो सेक्शन 6 में, धारा 6 में है। अब आप क्वेश्चन है कि एक आरटीआई आवेदन निम्न में से किया जा सकता है। एक आरटीआई आवेदन निम्न में से किया जा सकता है तो नंबर 1 हिंदी, इंग्लिश, ये क्षेत्र की आधिकारिक भाषा। इसका आंसर है तीनों, ABC, तीनों में किया जा सकता है। कैसे आवेदन करेंगे, कैसे आवेदन करेंगे तो सबसे पहले लिखित ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकते हैं। भाषा हिंदी और इंग्लिश से क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। शुल्क फीस 10 रुपये होती है। शुल्क फीस 10 रुपये होती है। सेक्शन धारा 7 में बताया गया है कि डिपोजल ऑफ रिक्वेस्ट यानी कि आवेदन का निपटारा, सूचना देना कब तक अनिवार्य है, कितने दिन में। इम्पोर्टेंट आवेदन प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर जो होती है सूचना जो मिल जानी चाहिए। यदि सूचना के किसी के जीवन या स्वतंत्रता फ्रीडम से संबंधित है तो उसे 48 घंटे में देना अनिवार्य है। सेक्शन 7 में बताया गया है ये बात। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट। नोट में बताया गया है कि सूचना अधिकारी तय समय सीमा सूचना नहीं देता है तो माना जाएगा कि उसने आवेदन निरस्त या रिजेक्ट कर दिया है। अब हम धारा 8 की बात करेंगे, सेक्शन 8 की बात करेंगे तो इसमें कुछ जानकारियों को के ना दिए जाने की बाध्यता की समाप्ति है। कुछ जानकारियों के ना दिए जाने की बाध्यता है। आरटीआई की धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। ठीक है, सेक्शन ऑफ आरटीआई प्रोवाइड्स एक्सपेंशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरटीआई की धारा सूचना पे प्रैक्टिकल की छूट प्रदान करती है 8। इसका आंसर है 8। अब कह रहा है सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 की बात करी जा रही है तो सेक्शन 8A में बताया गया है देश की अखंडता, प्रभुता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हित तथा विदेशी संप्रभु से संबंधित सूचना। सेक्शन 8A। सेक्शन 8B में बताया गया है कोर्ट एजेंसी के द्वारा किसी सूचना को देने के से मना किया गया है। सेक्शन 8F में बताया गया है कि विदेशी सरकार द्वारा विश्वास करके दी गई जानकारी। सेक्शन जी में बताया गया किसी के जीवन को खतरा या शारीरिक सुरक्षा में खतरा। सेक्शन H इम्पोर्टेंट है, अपराधियों की इन्वेस्टिगेशन आदि की जानकारी। और सेक्शन I में बताया गया है मंत्रिमंडल के कागज पत्र। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, सेक्शन 11 में बताया गया, सेक्शन 11 में बताया गया है, धारा 11 में बताया गया है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। थर्ड पार्टी यानी कि कोई दूसरे व्यक्ति पर सूचना, दूसरा अन्य कोई व्यक्ति हो। ठीक है, यदि सेक्शन 11 धारा, यदि सूचना अधिकारी से किसी पर व्यक्ति की सूचना, यदि सूचना अधिकारी से किसी पर व्यक्ति की सूचना उसके द्वारा दी गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है और पर व्यक्ति द्वारा वह सूचना गोपनीय बताई गई है तो जवाब और मौखिक देना पड़ेगा। जवाब जो होता है वो मौखिक है। तो सूचना अधिकारी को 5 दिन के भीतर उस पर व्यक्ति को सूचना देगा, पूछेगा कि जानकारी दे दी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि ये बताओ कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकट कर दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के तहत अनिवार्य है तो धारा 4 के तहत अनिवार्य है। सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना के प्रकटन दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 4 के तहत है। अब बात करेंगे आरटीआई का मूल उद्देश्य। आरटीआई का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य को बढ़ावा देना है, यानी कि कार्य को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता को और जवाबदेही को। ठीक है, P और Q दोनों है आंसर इसका। बात करेंगे नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में की बात करेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में सर ने बढ़ाया था कि
आरटीआई 2005 इम्पोर्टेंट धारा, देखो आरटीआई 2005 में इम्पोर्टेंट धाराएं जो हैं वो हैं 31 हैं। क्या है? 31 हैं। अध्याय कितने हैं? 6। अनुसूची कितनी है? 2। याद रखना, धारा 31, अध्याय 6, अनुसूची 2। हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची की। तो प्रथम अनुसूची के अधिकारियों को शपथ या शपथ का प्रारूप ड्राफ्ट। दूसरी अनुसूची में उन संगठनों ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है जिन पर आरटीआई प्रभावी नहीं है। हम बात नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट अध्याय की बात करेंगे। अध्याय 3 की बात करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, इसी में ही है ये, केंद्रीय सूचना आयोग, अध्याय 3। अब बात करेंगे अध्याय 3 में बताया गया है कि सेक्शन 12 में बताया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसलिंग, मतलब ये कह रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? तो ये करेगा केंद्रीय सरकार। सदस्य कितने? एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम सदस्य होते हैं इसमें। मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य 10 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति अपॉइंट करते हैं। सिफारिश किसकी होती है? समिति कमेटी की। समिति कमेटी भारत का अध्यक्ष, इसका भारत का प्रधानमंत्री होता है और एक सदस्य होता है लोकसभा का नेता विपक्ष का, और एक सदस्य पीएम की सिफारिश पर एक मंत्री होता है। सेक्शन 13 में पदावधि की शर्तें क्या होनी चाहिए? टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस। मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य सदस्य होते हैं। कितने समय तक पद पर रहते हैं? सरकार तय करेगी। अधिकतम इसकी आयु 65 वर्ष की आयु तक होती है। इन शर्तों में से जो भी पहले पूरी की जा सकती हो। रिटायर होने के बाद CIC एवं अन्य सदस्य द्वारा नियुक्त किया जा सकते हैं? नहीं। दो 2019 में संशोधन CIC प्लस एक अन्य सदस्य, वेतन या सैलरी भत्ते केंद्र सरकार देगी। इम्पोर्टेंट सेक्शन 14 या धारा 14, मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को हटाया जाना धारा 14 के अंतर्गत आता है। क्यों हटाना है? कारण क्या है? कारण क्या हो सकता है? नंबर 1, साबित कदाचार भ्रष्टाचार करे हो। यदि वह असमर्थ हो तो हटा दो उसे। शर्त SC उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ये हटाया जाएगा। सेक्शन 14 में ये बताया गया है। और अध्याय 4 में बताया गया है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन SIC, राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। धारा 15 में सेक्शन 15 में बताया गया है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार। सदस्य कितने होते हैं? एक सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त SCIC, अधिकतम अन्य सदस्य 10 अन्य सदस्य। और SCIC यानी कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 अन्य सदस्य सूचना आयुक्त। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। इसकी SCIC राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की प्लस अन्य 10 सदस्य होते हैं, होना चाहिए। समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष जो होते हैं, समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। सदस्य इसके विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। सदस्य CM द्वारा सिफारिश किया हुआ एक मंत्री होता है। सेक्शन 16 यानी कि धारा 16 में ये बताया गया है, सेक्शन 16 में धारा 16 में ये बताया राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों की पदावधि एवं शर्तें। कब तक पद धारण करेंगे? सरकार तय करेगी। 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले पूरी हो जाए। रिटायर होने के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं होंगे, ये क्लियर है। धारा 17 में, इस सेक्शन 17 में बताया गया है, धारा 17 में बताया गया है कि राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना चाहिए। हटाया जाना कारण क्या हो सकता है? साबित कदाचार भ्रष्टाचार, पद धारण करने की में असमर्थ हो। शर्तें क्या हो सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद ही राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। आगे हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के
नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 की अगर मैं बात करूँगा तो सेक्शन 18 में आयोगों की शक्तियाँ एवं कृत्य कर्तव्य। सेक्शन 18 में आयोगों की शक्तियाँ एवं कृत्य कर्तव्य। पावर ऑफ फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। आयोग क्या होता है? केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। सूचना आयोगों के पास अधिकार शक्ति है, हाँ है। जांच करने का अधिकार है, खिलाफ किसके खिलाफ? सरकारी प्राधिकरण के। जन सूचना अधिकारी पीआईओ के। प्रथम अपीलीय अधिकारी के, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये धारा। धारा 19 में बताया गया है अपील। अपील यदि पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पीआईओ 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है या आवेदन निरस्त कर देता है तो प्रथम अपील आवेदन के निरस्तीकरण से 30 दिन के भीतर डाली जानी चाहिए। प्रथम अपीलीय अधिकारी किसके पास भेजता है? सेम विभाग पीआईओ से बड़ा होगा उसी के पास। दूसरी अपील इम्पोर्टेंट, दूसरी अपील कब डाली जाएगी? जब प्रथम अपीलीय अधिकारी भी सूचना नहीं देता है तो प्रथम अपील के निरस्तीकरण से 90 दिन के भीतर सूचना देनी चाहिए। किसके पास डाली जाएगी? ये कमीशन आयोग के पास डाली जाएगी। कमीशन आयोग के लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना आयोग। लोक सूचना आयोग में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में। अब धारा 20 में क्या बताया गया? शक्तियाँ। धारा 20 में बताया गया शक्तियाँ। सेक्शन 20 में शक्तियाँ बताई गई हैं। पेनल्टीज, शक्तियाँ, पेनल्टीज। पेनल्टी क्या हो सकती है इसकी? यदि केंद्रीय राज्य सूचना आयोग को लगता है कि पीआईओ ने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बिना उचित कारण बताए आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है तो तय समय सीमा में 30 दिन सूचना नहीं दी तो गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना करता है, जानबूझकर गलत, अधूरी, भ्रामक जानकारी देता है तो सूचना को नष्ट करता है या बाधा पहुंचाता है तो सेक्शन 20 के तहत ऐसे आयोग में पीआईओ पर जुर्माना लगाएगा। पीआईओ पर जुर्माना लगाएगा कितना? 250 दिन। कब से कब तक? आवेदन प्राप्त होने तक, सूचना दिए जाने तक। नोट 25,000 से अधिक नहीं होगा। सेक्शन 24 में इम्पोर्टेंट है ये। धारा 24 में बताया गया है धारा 24 में बताया गया है दूसरी अनुसूची में वर्णित संगठनों नहीं होगा। ऑर्गेनाइज पर आरटीआई प्रभावी। ऑर्गेनाइज आईवी, रॉ, ईडी, एनसीबी, एसपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, एआर, एएसबी आरटीआई प्रभावी नहीं होगा। इन लोगों पर आरटीआई प्रभावी नहीं होगा। इन पर आरटीआई प्रभावी नहीं है। सेक्शन 25 में बताया गया है। सेक्शन 25 में बताया गया है। सेक्शन 25 में बताया मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। सूचना आयोग के पास ये शक्ति है कि वे आरटीआई से संबंधित कार्यों को मॉनिटर कर सकते हैं और उस पर रिपीट ले सकते हैं। सरकार को भेज सकते हैं। रिपोर्ट सरकार को भेज सकते हैं। रिपोर्ट कब कब तैयार करनी चाहिए? वार्षिक एनुअल रिपोर्ट। धारा 27 में बताया गया है। सेक्शन 27 में बताया गया है इस एक्ट के संबंध में नियम रूल्स बनाने की शक्ति समुचित सरकार के पास है। समुचित सरकार क्या कौन सी होती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन्हीं के पास है। धारा 28 में बताया गया है। सेक्शन 28 में बताया गया सक्षम प्राधिकरण, कॉम्प्लिएंट अथॉरिटी की नियम बनाने की शक्ति है। और सेक्शन 30 में आरटीआई से संबंधित कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज को दूर करने की जिम्मेदारी और शक्ति केंद्र सरकार के पास है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।